और आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टॉक ऑफ द वीक। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। मार्केट में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। डेली वॉलेटिलिटी हम देखते हैं कि निफ्टी एक ही दिन में 500-500 पॉइंट मूव कर जा रहा है। सेम डे में हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ के मूवमेंट दिखाई देते हैं। सुबह में मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर खुलता है और शाम होते होते 200-250 पॉइंट नीचे क्लोज होता है। तो इस तरह से एक ही दिन में हमको 400-500 पॉइंट के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। और इस वॉलेटिलिटी में हमने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 16,000 के आसपास, 16,800 के आसपास, वो भी टेस्ट कर लिए हैं। और वहाँ से निफ्टी ने बहुत बढ़िया तरीके से बाउंस बैक दिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि एफआईआईज़ की भारी बिकवाली के बावजूद डीआईआईज़ मार्केट में काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और जो हमारे इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो लोग भी लगातार बाइंग कर रहे हैं। साइडलाइंस में जो पैसा बैठा हुआ है वो मार्केट में अब दोबारा एंट्री कर रहा है। जो पिछले कई दिनों से करेक्शन का इंतजार कर रहे थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं और मार्केट में अपने अच्छे स्टॉक्स जिनको वो पिछले कई दिनों से खरीदना चाह रहे थे, उनको खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो निफ्टी के मूवमेंट का हमारे स्टॉक्स पे शुरुआत में थोड़ा सा असर तो पड़ता ही है, लेकिन ओवरऑल थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि जिन स्टॉक्स में अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है, वो अगर मार्केट में बहुत लंबे समय तक वॉलेटिलिटी बनी रहे तो फिर वो उसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, फिर वो अपनी चाल से वापस चलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि मार्केट में गिरावट के बावजूद बहुत सारे स्टॉक्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो नए नए लाइफ टाइम हाइस को छू रहे हैं, नए नए उनमें ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। तो इसी तरह के स्टॉक्स पे हमें इस समय फोकस करना चाहिए जो मार्केट की वॉलेटिलिटी से ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो निफ्टी में अभी उतना ज़्यादा रिवर्सल मूवमेंट नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को या 52 वीक हाई को टच करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा ही एक स्टॉक है जिसका नाम है मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड। देखिए, ये कंपनी हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स को अगर हम चेक करें तो ये कंपनी आर्टिफिशियल लेदर के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। देखिए, ये है मयूर यूनिकोटर्स, स्क्रीनर.com पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे इसमें जो थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको अगर हम पढ़ें तो मयूर यूनिकोटर्स इज प्राइमरीली engaged in the business of manufacturing of coated textile fabrics, artificial leather and PVC vinyl, which are widely used in different segments such as footwear, furnishing, automotive OEM, automotive replacement market and automotive exports। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाती है। आर्टिफिशियल लेदर का इस्तेमाल आजकल काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में हो रहा है। देखिए, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम देखें तो ये जो आर्टिफिशियल लेदर होता है, आपने देखा होगा रेक्सिन टाइप का जो रहता है, इसका इस्तेमाल सभी तरह के प्रोडक्ट्स में, फुटवेयर्स में, गाड़ियों के सीट कवर्स में, बैग्स है, जैकेट्स है, और भी होम फर्निशिंग वाले जो आइटम होते हैं उन सब जगह पे इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी वाइडली यूज्ड प्रोडक्ट है। आगे आने वाले समय में इनका यूजेस और भी बढ़ना ही है। तो इस तरह से एक एक ग्रोइंग सेक्टर मुझे नज़र आता है। ठीक है, तो बिज़नेस अच्छा है। कंपनी के 3 प्लांट है, 2 प्लांट इसके जयपुर में है, 1 प्लांट मुरैना में है। और कंपनी फंडामेंटली ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन एक डिसेंट टाइप के इसके नंबर्स है। यहाँ पे देखिए, स्किनर.com पे हम देखते हैं 18% की ROC है, 14% की ROE है, 24 का पी है, इंडस्ट्री का पी 25 का है। तो ओवरऑल अपनी इंडस्ट्री के लाइन पर ही इसका वैल्यूएशन है। ठीक है, डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है, 0.05, जो कि एक्सेप्टेबल है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, जीरो डेट ही मान सकते हैं हम इसको। सेल्स की ग्रोथ पिछले साल 52% सेल्स ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट में 66% की ग्रोथ हुई है, यानी लास्ट ईयर इसका बहुत ही बढ़िया गया है। इसी की वजह से इसमें के प्राइस में भी मूवमेंट आ रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखें तो लगभग 60% की होल्डिंग प्रमोटर की बनी हुई है, जो कि एक बहुत बढ़िया प्रमोटर होल्डिंग है। इससे हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि प्रमोटर का भी स्किन इन द गेम है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये देखिए, सेल्स के फिगर देखिए 2016 से इसके फिगर्स देखिए, 491 करोड़ से बढ़ करके पिछला जो ट्रेलिंग 12 मंथ है इसमें 662 करोड़ का इसका
सेल्स के फिगर आए हैं, यानी कि सेल्स में अच्छी खासी बढ़त हुई है इसमें। बीच में थोड़ा सा ये कोविड का जो पीरियड आया था उसमें में सेल में गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से चीज़ें पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर भी उसी के अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट का फिगर भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल एक ग्रोइंग कंपनी है, अच्छा बिजनेस है यहाँ पर। अब हम देखते हैं इन्वेस्टर्स इसमें। तो इन्वेस्टर्स में देखिए एफआईआई ने इसमें लगातार अपनी होल्डिंग पिछले कुछ दिनों में घटाई है। तो हम देख ही रहे हैं कि ओवरऑल एफआईआई जो है वो पिछले कुछ दिनों से इंडियन मार्केट में काफ़ी सेलिंग कर रही है। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बढ़ने के जो डर के चलते वो लोग इंडियन मार्केट में बल्कि और भी इमर्जिंग मार्केट्स में सेलिंग कर रहे हैं। और पैसा जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है कि इन्फ्लेशन का फिगर काफ़ी बढ़ जाता है तो उस समय इंटरेस्ट रेट बढ़ने के खतरे मंडराने लगते हैं। इसके चलते हमेशा जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है जो यहाँ पर रुपी टर्म में इन्वेस्ट करता है लेकिन डॉलर में उनको एक्चुअली कमाई चाहिए होती, तो इस समय क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की स्थिति में जो रुपी का भी डेप्रिसिएशन होता है, जिसके चलते डॉलर स्ट्रांग होता है। और अगर यहाँ पे वो इन्वेस्टेड रहते हैं तो उन्हें जो करेंसी के मूवमेंट है उसके चलते जो है लॉसेस होते हैं। तो इस वजह से भी पैसा जो है बाहर निकलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो सेफ जगह पे इन्वेस्ट करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, अगर आप इक्विटी, क्योंकि एक रिस्की एसेट क्लास होता है, तो रिस्की एसेट क्लास से निकल करके पैसा जो है वो हायर इंटरेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये सब रीजंस रहते हैं। तो इससे इंडिविजुअल कंपनी के ओवरऑल फंडामेंट मतलब बिजनेस के ऊपर लॉन्ग टर्म में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहती है, तो उस चीज़ को हमको हैंडल करना आना चाहिए। यही इसी वॉलेटिलिटी के चलते तो हमें मार्केट में अच्छे प्राइस के ऊपर एंट्री करने के मौके मिलते हैं। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ना हो और वो भी फिक्स एफडी की तरह उसका स्ट्रेट लाइन में अगर चार्ट बने तो उसमें हमें अच्छे लेवल्स पे, लोअर लेवल पे खरीदने के और हायर लेवल पे बेचने के मौके कहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए ये वॉलेटिलिटी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वॉलेटिलिटी इज़ आवर फ्रेंड। ठीक है, वॉलेटिलिटी की वजह से ही हमें मार्केट में अच्छे रिटर्न्स बनाने के मौके मिलते हैं। तो अब आते हैं हम इसके टेक्निकल चार्ट पर, जो कि इसमें एंट्री करने के लिए सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग हमें नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, जो मेन रीज़न है इस चार्ट को अभी सेलेक्ट करने के लिए वो इसका जो ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पर। ये देखिए, वीकली चार्ट पे हम देखते हैं कि ये जो लेवल था लगभग 550 से 500 का जो ये जो जोन है, ये इस स्टॉक के लिए पिछले कई समय से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, 2018 में इसने यहाँ पे इस लेवल को टच किया था, लेकिन वहाँ से इसमें भारी गिरावट आई थी। 2018 के स्टार्टिंग से आपको अगर पता हो तो लगभग सभी मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट आई थी IL एंड FS क्राइसिस के बाद। ठीक है, उसके बाद 2020 में ये बॉटम आउट होने के बाद अब इसने यहाँ पर देखिए, ये कौन सा जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में इसने अटैम्प्ट किया था इस लेवल को क्रॉस करने के लिए, लेकिन फेल हुआ, नीचे आया। उसके बाद वापस से इसने यहाँ पे दोबारा अटैम्प्ट किया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है और 614 के अराउंड इसमें क्लोजिंग हुई है। 550 का लेवल जो है वो ब्रेकआउट का लेवल है। अच्छा, अगर हम इसका वीकली से मंथली चार्ट पर जाते हैं तो ये देखिए, तो हमें और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है कि इसने देखिए 2015 में ये हाई बनाया था लगभग 510 रुपये के आसपास। तो ये 510 रुपये के आसपास फिर इसने यहाँ से इसमें थोड़ी गिरावट आई और 2015 के बाद 2018 में इस लेवल को दोबारा टच किया, क्रॉस किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और इसमें फिर भारी गिरावट आ गई। और अब यहाँ पर आकर के इसने पुराने सभी जो इसके ऑल टाइम हाइज थे उसको क्रॉस करते हुए अब जाकर के 600 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो एक तरह से ये माना जाएगा कि 2015 में जो हाइज इसने छुए थे उसको अब जाकर के 2021 में इसने क्रॉस किया है। तो ये एक बहुत ही मल्टी ईयर टाइप का ब्रेकआउट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है और काफ़ी बड़ी कैंडल बन के आई है। तो ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट है ये सस्टेनेबल नज़र आता है ना। तो लेकिन अब देखें कि अब इसमें हमारी स्ट्रेटजी बाइंग की क्या होनी चाहिए।
तो इस समय तो हमारे रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि स्टॉक जो है काफ़ी ऊपर भाग चुका है। 550 500 550 की रेंज में इसमें एंट्री करने का सही मौका रहेगा। तो हमें इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और 500 550 के बीच में जब भी इसमें कभी करेक्शन हो और ये इस तरह से कोई पैटर्न बनाकर या तो यहाँ पे कोई फ्लैग बनाएगा, या फिर ये कुछ डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बनाएगा और यहाँ आके टच करेगा और फिर यहाँ से घूम करके जब ऊपर जाएगा, उस समय हमको इसको बाइंग करने के बारे में विचार करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, इस पे नज़र रखिए। 500 550 के बीच में अगर ये आपको कभी मिलता है तो इसमें आप इसमें बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। 500 और 550 का लेवल मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया लेवल है जहाँ पे इसमें एंट्री की जा सकती है। इसके बाद अगर ये स्टॉक वापस से इस लेवल यानी कि 418 420 के नीचे अगर 400 रुपये के आसपास अगर की क्लोजिंग दे दे, तो इस स्टॉक से हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये स्टॉक का ट्रेंड वीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था चार्ट ऑफ द वीक मेरी तरफ से, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा एक और स्टॉक है जिसको हम देख सकते हैं, जिसका नाम है TV18 ब्रॉडकास्ट। इसका चार्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, लगातार मंथली चार्ट पे इसमें हायर लोज बन रहे हैं, और अभी इसने जो प्रीवियस इसका जो हाई था लगभग उसको टच कर लिया है। मंथली बेसिस पे ये ऑलमोस्ट जो इसका हाई है, अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए, मंथली क्लोजिंग अभी हालांकि मंथ की शुरुआत ही हुई है, तो अभी मंथ आधे से ज़्यादा महीना हमारे पास बाकी पड़ा हुआ है, लेकिन लग रहा है कि ये सस्टेन करेगा। ठीक है, तो अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली क्लोजिंग देखते हैं, वीक तो क्लोज हो ही चुका है। तो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इसने काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग दी है, और क्लोजिंग बेसिस पे इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। अगर हम इसका लाइन चार्ट बना करके देखें तो ये देखिए, क्लोजिंग बेसिस पे एक बहुत ही बढ़िया यहाँ डबल बॉटम बना करके इसने इस लेवल पे ब्रेकआउट दे दिया है, और ये अभी अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इस समय इसमें एंट्री ली जा सकती है। इसके इसी ग्रुप की एक और कंपनी है नेटवर्क 18, उसने भी पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा मूव दिखाया है, और लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, इसलिए ये सही समय नहीं है उसमें एंट्री लेने का। लेकिन जो TV18 है, इसमें भी मूव आया है, लेकिन उसकी तुलना में कम आया है, और इसमें अभी एंट्री ली जा सकती है, और इसमें भी काफ़ी डिसेंट टारगेट नज़र आते हैं मुझे। ये देखिए, इस ये जो 50 रुपये का लेवल है, इसके बाद जो इसका अगला रेजिस्टेंस जो कोई बड़ा रेजिस्टेंस आता है, वो आता है 70 रुपये के आसपास। तो यहाँ से भी 70 रुपये तक मूव करने का इसमें पोटेंशियल मुझे नज़र आता है। अगले एक साल में भी अगर हमें ये लेवल्स निकल के आते हैं, तो लगभग 50% का मूव हो जाएगा ये। तो बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है चार्ट पे। इस स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, और इसमें भी पोजीशंस बनाने के बारे में आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर सोच सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स मेरी तरफ से हैं, और मयूर यूनिक्वार्टर्स का भी टारगेट जो है वो अपन रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देंगे तो लगभग 500 रुपये की अपसाइड उसमें भी नज़र आती है, यानी 1000 रुपये के टारगेट एटलीस्ट उसमें भी बनते हुए दिखते हैं। लेकिन ये दोनों ही टारगेट जो मैंने बताए हैं, इसको आने में 6 महीने से लेकर 1 साल का समय लग सकता है। रातों रात ये टारगेट नहीं आएंगे। इस बीच में स्टॉक कई बार ऊपर नीचे होंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी। इसी वॉलेटिलिटी का जो रिवार्ड होता है वो हमें प्रॉफिट के रूप में देखने को मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह के वीडियोस से बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वंस अगेन। See you in later video.